बहुत समय पहले मेरे निवास पर केतन भाई मिले थे, तब मुझे एक गतिविधि कंपनी ने जो ट्रस्ट बनाया उसका उद्देश्य के बारे में बताया था। तब मैंने कहा था कि मैं जरूर आऊंगा। थोड़ा समय चला गया, मैंने सोचा कि भूल गए होंगे, मगर वो पकड़ते गए और मैं भी पकड़ना ही चाहता था, तो बड़ी सरलता से उन्होंने पकड़ लिया। मुझे यहां बुलाने के लिए मैं केतन भाई पटेल और मिलन जी का और असिल पटेल का भी हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं रजनी भाई को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। एलएम फार्मा की पहली बैच से निकलकर एक सफल उद्योगपति तक की यात्रा और देश के और गुजरात के विकास में कंट्रीब्यूशन ही अपने आप में अभिनंदन के लिए बहुत होता है। परंतु रजनी भाई ने इससे एक कदम आगे बढ़कर, आगे उठाकर जो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, इसके मर्म को पकड़ा कि जब तक ये देश आरएनडी में पगभर नहीं होता है, आरएनडी के लिए आत्मनिर्भर नहीं होता है, ऐसी व्यवस्थाएं हम खड़ी नहीं करते हैं, तब तक हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मजदूरी ही करती रहेगी। दुनिया का पैसा कभी भारत में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं ला पाएगी। अब ये सोच तो कई लोगों को आती है, कई लोग सोचते भी हैं, फिर सोचते भी हम अकेले क्या करें, सरकार का काम है। बात तो सही है, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, आरएनडी होने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था, विश्व के बाजार में टिकने की व्यवस्था, रॉ मटेरियल के रेट्स, यहां पर अनुकूल नीतियां, और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मार्केट में टिकने के लिए लचीली व्यवस्थाएं, ये सब करना सरकार का काम है। मगर हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति ने अपना एक संकल्प किया, इनोवेशन रिसर्च में जो लोग काम करते हैं, शोधार्थी और शोधार्थी को जो असिस्ट करते हैं, दोनों के लिए एक छोटी सी इनिशिएटिव लेकर ट्रस्ट बनाकर अवार्ड की परंपरा चालू की। और मैं मानता हूं कि सरकार, इंडस्ट्री, ट्रेडर्स, रिसर्चर्स सब एक दूसरे के लिए सोचते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा देश। सबने अपने स्तर पर काम करना शुरू करना चाहिए, और अनुकूलताएं जब आती है तब अपने आप ये परिश्रम जो होता है ये बड़ी सफलता में कन्वर्ट हो जाता है। 1+1+1+1 4 होता है, पर बाकी के 1 नहीं है तो 1 ने शुरुआत ही नहीं करनी। इस अप्रोच से थोड़ा हटकर रजनी भाई ने शुरुआत की, और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, न केवल आर्थिक मदद भी हुई, एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नॉलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची। और आज पीएचडी स्कॉलर और गाइड दोनों को जो अवार्ड दिए जाते हैं, वो अवार्ड एक प्रकार से एक्नॉलेजमेंट ज्यादा बड़ा है अवार्ड की राशि से। और कंपनी ने भी कई इनोवेटिव क्षेत्र के अंदर अपना प्रदान किया है। तो
ट्रोइका ने विशेष रूप से नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें बहुत अच्छा काम किया है और मैं मानता हूं कि और भी लोग इसके साथ जुड़ेंगे तो इस क्षेत्र में शायद हम पायोनियर बनने का भी सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। इतना बड़ा पोटेंशियल ये विषय में पड़ा है और इस विषय को ट्रोइका ने अच्छे तरीके से पकड़ा है। मित्रों, आज मैं जब आया हूं तब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के लिए एक लक्ष्य रखा है और हम सब तो क्या, ज्यादातर युवाओं के लिए एक लक्ष्य रखा है। जब देश की आजादी का 75 साल हुआ तब उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया। गृह मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय था, मेरी मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री थी। तो मैंने कहा कि भाई किस तरह से आगे बढ़ना है, तो उन्होंने कहा 3 हिस्सों में ये पूरा वर्ष मनाया जाएगा। एक तो हमारी युवा पीढ़ी को 1857 से लेकर 1947 तक का आजादी का पूरा संग्राम, आजादी का पूरा आंदोलन पढ़ाना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानियों से उनका परिचय कराना चाहिए और उससे प्रेरणा लेकर युवा जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं वो क्षेत्र में काम करने के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़े, ऐसा जोश बढ़ना चाहिए। दूसरा, 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1922 तक ये 75 साल में भारत ने क्या प्राप्त किया है, विश्व के सामने हम कहां खड़े हैं, इसका कंपैरेटिव स्टडी हमने बताना चाहिए कि 75 साल की आजादी के बाद हम कहां पर खड़े हैं विश्व के फलक पर। और तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, मतलब 15 अगस्त 2047 को 47 में, तब ये देश कैसा होगा, इसका संकल्प भी युवाओं ने लेना चाहिए। तब मैंने फिर से पूछा था उनको कि हमारा लक्ष्य क्या है 2047 में, 2047 15 अगस्त को देश कहां खड़ा होना है। कोई कंफ्यूजन के बगैर उन्होंने कहा 2047 में 15 अगस्त के दिन भारत सभी क्षेत्रों में, पूरे संसार में नंबर 1 पर होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। भारत सुरक्षित भी होना चाहिए, भारत शिक्षित भी होना चाहिए, भारत अपने जीवन मूल्यों को संभालकर भी ही विकास करेगा और दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में, टेबल में टॉप पर भारत हो, ऐसा भारत का निर्माण करना है। और ये ताकत भारत में पड़ी है, सवाल उसको चैनलाइज करने का, इसके अनुरूप नीतियों का निर्माण करने का और पॉलिसी फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंटेशन की दृष्टि से नीचे तक पहुंचाने का है। फिर मैंने उनको कहा कि भाई थोड़ा मुझे सोचने का समय दीजिए, मैं थोड़ा अब तक क्या किया है वो देखकर करते हैं। हमने तो अच्छे से चलाने का प्रयास किया है, तो क्या हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारत का दुनिया के अर्थतंत्रों में 11वां नंबर था।
और आज हम 4 और 5 के बीच में घूम रहे हैं। 4 मानकर ही आप चलिए, 11वें नंबर से चौथे नंबर की छलांग हमने सिर्फ 12 साल के अंदर। जब हम तय करते हैं तो होता ही है। इस दिशा में समग्र देश का सामूहिक एफर्ट्स अगर आगे बढ़ता है, ताजा ताजा कोरोना गया था, मेरा मंत्रालय ही नोडल मंत्रालय था। कोरोना की पूरी आपदा को जनता, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें मिलकर लड़े। कोरोना आया तब देश भर के, दुनिया भर के पंडित स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिंता करते थे। इंग्लैंड में रह रहे एक डॉक्टर पांडे हैं, उन्होंने मुझे फोन किया था कि अमित भाई, लाशों की ट्रकें लाशें भरकर भेज दी पड़ेगी, आप तैयारी रखना। मैंने बोला पांडे साहब, आप इंग्लैंड का देखिए, अभी तो हम लड़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और जब कोरोना के संकट से दुनिया उभर गई, तब ये सिद्ध हो गया कि भारत ने, हमारी व्यवस्थाएं, हेल्थ का इकोसिस्टम हमारा इतना मजबूत न होने के बावजूद विश्व में सबसे अच्छे तरीके से किसी ने कोरोना का सामना किया था तो भारत ने किया। मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन का और व्यवस्थाओं के सुधार का विद्यार्थी हूं। मैं हमेशा इसके बारे में सोचता रहता हूं। तो मैंने 10 अफसरों को बुलाया और पूछा, भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा, दुनिया भर में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी, हमारे यहां जनता, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों मिलकर लड़ी। 140 करोड़ लोग लड़ रहे थे, इसलिए हमें सफलता मिली। मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं। मैं जब भी मंत्री बना, राज्य में या केंद्र में, मुझे गृह मंत्रालय ही मिला है। तो मेरे भाग्य में आंदोलनों से निपटना है, आतंकियों से भी निपटना है। तो कर्फ्यू का इंप्लीमेंटेशन कराना होता है। तो अहमदाबाद जैसे शहर में कम से कम 300 पुलिस की गाड़ी पर माइक लगाकर अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि कल सुबह 8 बजे से कर्फ्यू इंपोज किया गया है, कोई घर के बाहर न निकले। कोरोना जब हमारे यहां 2 डेथ हो गए, सिर्फ 2 डेथ, और पुणे की लेबोरेटरी ने सत्यापित कर दिया कि कोरोना है और ये तेजी से फैलेगा। इसका प्रेजेंटेशन भी मेरी ऑफिस में देकर गए। तब मैं प्रधानमंत्री जी के साथ चिंता करते हुए गया था। उन्होंने कहा, चिंता कर क्या होगा भाई, रास्ते शोधने पड़ेंगे। और उन्होंने कहा, हम जनता कर्फ्यू डालते हैं, जनता को एक बार साथ में लेना पड़ेगा। जनता कर्फ्यू क्या होता है कि हम किसी को कानून से, नोटिफिकेशन से, घोषणाओं से बाधित नहीं करेंगे। हम रिक्वेस्ट करें कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कल सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक कोई घर के बाहर न निकले। मैंने कहा, साहब आप ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं जो विफल ही होगा। इतनी सारी घोषणाओं के बाद भी लोग निकलते हैं, डेमोक्रेसी है। उनके प्रयास करते हैं। 8 बजे उन्होंने वायु प्रवचन किया। दूसरे दिन सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक देश में पूरा रोड सुनसान था, कोई नहीं निकला। और तब इन्होंने उनकी टीम को भरोसे से कहा था कि लड़ाई हम जीत जाएंगे। अगर जनता लड़ने को तैयार है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और फिर जब कोरोना समाप्त हो गया, एनालिसिस करने के लिए हम लोग बैठे, क्या खोया क्या पाया। तो कई सारी वैक्सीन ऐसी थी
जो पश्चिम के देशों में आने के बाद 23 साल, 36 ईयर और 42 ईयर के बाद भारत में आई थी, जब उनको कोई जरूरत नहीं बची तब यहां भेजा था। कोरोना में भारत सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले 3 देशों में हमारा भारत था और हमने न केवल भारत में दिया, दुनिया के 70 देशों में वैक्सीन भेजकर उनको बचाने का काम किया। जरूरत है भारत ने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आने की। हमारे युवाओं की हौसला अफजाई करने की, हमारे युवाओं को उत्साह देने की कि हम कर सकते हैं और हमने कर कर दिखाया है। भारत सरकार ने 15 से ज्यादा एलपीआई स्कीम्स लाई, सब में मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया भर का इन्वेस्ट आया है। आज भारत जो 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, कहते थे हमारे देश की संसद को पॉलिसी के क्षेत्र में लकवा हो गया है, पॉलिसी बना ही नहीं सकते, वो देश आज दुनिया का सबसे आकर्षक उत्पादन का केंद्र बनकर आज विश्व में स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। हमने नियमों को भी बदला, मानसिकता को भी बदला, पद्धतियों को भी बदला और रूल्स को भी बदला और आज दुनिया भर की कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए भारत को ढूंढती हैं। हेल्थ और फार्मा के लिए भी हमने एक प्रकार से होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच को लिया है। मैं सिर्फ हेल्थ के क्षेत्र की बात करता हूं। हेल्थ के क्षेत्र को एक प्रकार से 4 टुकड़ों में बांटकर देखा जा सकता है। एक तो पेशेंट जो हम लोग हैं, एक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीएचसी, सीएचसी अस्पताल, एम्स, प्राइवेट अस्पताल है, तीसरा दवाइयां, उसमें R&D और मैन्युफैक्चरिंग, 4 क्षेत्रों में बड़ा बड़ा हेल्थ का सेक्टर पड़ा है। मैं 2014 की बात करता हूं। इस देश में सिर्फ 1,80,00,000 घरों में टॉयलेट था। आप सबको आश्चर्य लगेगा मेरी बात से, क्योंकि हम ऐसे जगह रहते हैं जहां टॉयलेट तो एक न हो ऐसी कल्पना ही नहीं हो सकती, मगर 1,80,00,000 घरों में टॉयलेट था। आज 13 लाख घरों में टॉयलेट है। अब व्यक्ति की बीमारी और घर में टॉयलेट होना, ये दोनों का बहुत बड़ा संबंध है। स्वच्छता से ही बीमारियों को रोकने का काम होता है। पहले घर में, देश भर के घरों में 1,80,00,000 घरों में, ग्रामीण घरों की बात कर रहा हूं मैं, पीने का पानी नल से आता था। आज 16 करोड़ ग्रामीण घरों में पीने का पानी नल से आता है, शुद्ध पीने का पानी आता है। इसका भी हेल्थ से मतलब है। फिर योगा, फिर फिट इंडिया, फिर सबसे नीचे तबके में जो गरीब लोग थे उसके लिए हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए। 5 लाख तक का पूरा खर्चा उसका भारत सरकार उठाती है, हेल्थ का। अब 5 लाख तक का उसका पूरा खर्चा उठाते हैं ऐसे देश में 70 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ लोग हैं। उनको हेल्थ उपलब्ध कराने की शुरुआत हुई। फिर ग्रामीण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,60,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और फिर अस्पतालों की श्रृंखला बनी, ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल ट्रांसफर हुए और अब बारी आपकी इंडस्ट्री की है,
दवाइयों के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनना है, दुनिया को दवाई पहुंचाने का काम भारत ने करना है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत इस क्षेत्र में भी पीएलआई स्कीम का क्रियान्वयन किया। क्रिटिकल एपीआईज, की स्टार्टिंग मटेरियल्स और मेडिकल डिवाइसेस, इसको भारत में बनाने के लिए हमने प्रोत्साहन दिया। बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क पॉलिसी के माध्यम से विश्व भर में विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम आज भारत में निर्माण हो रही है। और एक जमाने में हम फार्मास्यूटिकल में बहुत आगे थे, परंतु धीरे 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 हमारी जगह चाइना ने ले ली। परंतु मैं आज भी मानता हूं, इंडियन फार्मा सेक्टर भारत का नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट है, इसको हमें कभी डाइल्यूट नहीं होने देना। ये हमारी परंपरा है। भारतीय फार्मा उद्योग ने अभी 150 से अधिक देशों को पैरासीटामोल और HCQ देने का काम किया है। जब सब सकते में थे तब हमने दिया है। और मैं छोटा सा फिर से कोरोना का उदाहरण देना चाहता हूं। पुणे की लेबोरेटरी ने एक सर्कुलर भेजा होम मिनिस्ट्री में कि पीपीई किट पहनने पड़ेंगे। अब हम ढूंढने चले कि भाई पीपीई किट देश में कितने बनते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कोरोना जब आए तब देश में कहीं पर भी पीपीई किट बनते नहीं थे, एक भी जगह नहीं बनते थे। जहां से इंपोर्ट हो सकते थे वो लोग अपने लिए बनाते थे। N95 मास्क भी एक भी नहीं बनता था। कोरोना के काल के अंदर ही इतनी विकट परिस्थिति में हम पीपीई किट्स और N95 के नेट निर्यातक बने 140 करोड़ लोगों को देने के बाद 7 ही महीने में हमने कर दिखाया था। और 13 महीने में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन हमारी बनी। दक्षिण भारत के 2 साइंटिस्ट थे, हमने उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। पति पत्नी है। जब बुलाया और कहा तो उन्होंने कहा कि आर यू जॉकिंग, वैक्सीन बनानी है, कब सिर्फ नहीं बनाना है। देखो हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास विकल्प ही नहीं है। परमिशन ये वो सब फ्लेक्सिबल करते 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 इन लोगों ने 13 महीनों में वैक्सीन बनाकर भारत को पूरा कोरोना से मुक्त कराने में बहुत बड़ा काम किया था। ये बल्क ड्रग पार्क्स और पीएलआई स्कीम जो फार्मास्यूटिकल से के लिए बनी है, मैंने इसका डिटेल अभ्यास किया है। चीन के आधिपत्य को तोड़ने के लिए दोनों स्कीम हमारी आने वाले दिनों में बहुत कारगर होने वाली है। अब तक इसमें 67,000 करोड़ का निवेश हो चुका है और 3,64,000 करोड़ से अधिक की ड्रग हमने यहां से एक्सपोर्ट करी है। अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो अंत में एक ही चीज रह जाती है, R&D। हमारी हर कंपनी को रिसर्च के लिए कंसंट्रेट करना पड़ेगा। रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स, मेधावी छात्र और प्रोफेसरों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा।
और रिसर्च के लिए भी भारत सरकार ने एक अच्छी 3 योजनाएं बनाई हैं। फिर भी अगर क्या हम कम पढ़ते हैं, कोई कंपनी अपने आप को ऐसा मानती है कि हम कैसे रिसर्च करें, हम छोटी कंपनी है, तो 5 कंपनी इकट्ठा मिलकर भी प्रॉफिट शेयरिंग के पहले से तय कर रिसर्च का काम कर सकती है। जब तक हम रिसर्च को बढ़ावा नहीं देते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी युवा बच्चों ने पूरा सैटेलाइट, प्राइवेट सैटेलाइट बनाकर अभी 2 महीना पहले अवकाश के अंदर स्थित कर दिया है। अमेरिका से 22 गुना कम लागत और इसरो से 3 गुना कम लागत में हमारे बच्चों ने सैटेलाइट बनाया और वो सैटेलाइट आज काम कर रहा है।